देश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर मैं हूं राजीव रघुनंदन और एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं 14 का चक्रव्यूह। 14 के चक्रव्यूह में आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक चुनौतियों और चक्रव्यूह का ही सामना करते हैं। नाम के भी अभिमन्यु हैं। जी हां, 14 का चक्रव्यूह में आज हमारे तीखे सवालों का सामना करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु। तो कैप्टन अभिमन्यु से हम तीखे सवालों का सिलसिला शुरू करें। चुनावी रणनीति क्या है ये हम जाने, चुनाव के चक्रव्यूह को वो किस तरह से भेद पाएंगे, क्या रणनीति बना रहे हैं, इन सारे सवालों पर चर्चा करें। इससे पहले जरा देखिए कैसा रहा है कैप्टन अभिमन्यु का अब तक का सियासी करियर। हरियाणा की राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु एक जाना पहचाना नाम है। हिसार के गांव खांडा खेड़ी में साल 1967 में पैदा हुए कैप्टन अभिमन्यु पर बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ हमेशा से रहा है। कैप्टन के 16 साल के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि वो अपने कामों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासे लोकप्रिय रहे। शायद इसी कारण उन्हें साल 2005 में हरियाणा बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया और साल 2010 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। हिंदू परंपराओं में अटूट विश्वास रखने वाले अभिमन्यु को कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गईं, जिसमें साल 2007 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी शामिल है। साल 2004 में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। राजनेता होने के साथ साथ एक उद्योगपति की छवि के कारण कैप्टन पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। खैर, हरियाणा की चुनावी फिजा चरम पर है और कैप्टन साहब इस बार नारनौंद सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले कैप्टन को बीजेपी ने उस वक्त करारा झटका दे दिया जब अमित शाह ने उन्हें अपनी टीम से ही बाहर कर दिया। खैर, बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी खेमे में जिन नामों पर चर्चा जोरों पर है उनमें कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हैं। विरोधियों के साथ साथ अपनों के हमलों का सामना कर रहे कैप्टन अभिमन्यु आज 14 के चक्रव्यूह में हमारे तीखे सवालों का सामना करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारे तीखे सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी और ईमानदारी के साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने कैसा रहा है कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक करियर। इस बार के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन नारनौंद में चुनावी चक्रव्यूह का सामना करने से पहले उन्हें 14 के चक्रव्यूह के सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा। देखना यह है कि आज 14 के चक्रव्यूह में कैप्टन अभिमन्यु सवालों के चक्रव्यूह को कैसे भेद पाते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। जैसा कि हमने बताया दर्शकों को कि आज आपके सामने दोहरी चुनौती है। नारनौंद में तो आप चुनावी चुनौती का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन दर्शक आज ये देखेंगे कि इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना आप कैसे करते हैं। हम आपसे सवाल जवाब शुरू करें इससे पहले दर्शकों को बता दें हमारे साथ आज तीखे सवालों के तीर लेकर संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार है। कैप्टन साहब, पहला सवाल,
भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये सारी बातें एक तरफ जो भीतर भीतर कहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन नारनौद में चुनौती एक तरफ, तमाम विपक्षियों का दबाव दूसरी तरफ, और बार बार एक ही बात जो प्रचार में कही जा रही है आपके लिए कि कैप्टन साहब नारनौद का चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाएंगे। इनेलो खूब चुनौती दे रही है कि इस बार तोड़ कर दिखाएं। चुनौती हमने स्वीकार की है और केवल अपने दम पर नहीं, नारनौद विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दौरा लगभग मेरा सभी गांव का हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं के चुनाव परिणाम जब आएंगे, सबसे ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों को जीतेगी, उन प्रमुख सीटों में नारनौद विधानसभा क्षेत्र भी शुमार होगा। पिछला चुनाव भी सर आपने नारनौद से लड़ा था, जी। उस वक्त और इस चुनाव में अंतर यह है कि पिछली बार ओम प्रकाश चौटाला नारनौद में जाकर कहते थे कि आप सरोज मोर को जितवाइए, मुख्यमंत्री मैं हूं और ये समझिए कि ये मुख्यमंत्री की सीट है। लेकिन क्या नारनौद में इस बार वाकई में मुख्यमंत्री के तौर पर आप भी एक प्रोजेक्ट हुए हैं? आप भी ये कह रहे हैं कि आप जितवा कर भेजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं नहीं गई? पिछली बार और इस बार में कई अंतर है। चुनाव लड़ रहे हैं या प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है नारनौद में, इस विश्वास का आप भी जनता को कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहे हैं कि नहीं चौधरी इस बार नारनौद में आएगी? लेकिन नारनौद विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो बहुत सूझबूझ और समझदार वाली है। भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वो वक्त की नजाकत को समझते हैं और समय के दस्तूर को वो जानते हैं कि लंबे समय से पिछड़ा हुआ इस क्षेत्र के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनना तय है। उस सरकार में नारनौद विधानसभा क्षेत्र भी अपनी अंशदान दे, योगदान दे बनाने में, और सरकार में भी अपनी प्रभावी भूमिका वह निभाने का काम करे और लगातार लंबे समय से जो पिछड़ापन क्षेत्र का रहा है उसको भी दूर करने की संभावनाएं, और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हो, क्षेत्र में विकास हो, सब मिलकर के आज सबके ध्यान में आया है, स्पष्ट तौर पर आया है कि नारनौद के लिए एक अवसर है। हम इस अवसर को हाथ से केवल आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है। जिस भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बातचीत रहती है, ये बहुत विश्वास के साथ उनका कहना होता है। वो विश्वास है या अति विश्वास है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सिर्फ इसी जिसको कहते हैं कि मुगालते में तो नहीं है कि सरकार तो आ ही रही है। उपचुनाव के रिजल्ट्स आपने देखे, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर वो आराम वाली स्थिति या इस मुगालते में कि मोदी जी का जिसको कहते हैं कि प्रभाव है या उनकी लहर चल रही है या केंद्र की सरकार बढ़िया चल रही है, हमें कुछ नहीं करना है और उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। हरियाणा में भी कहीं इसकी पुनरावृत्ति तो होने की संभावना नहीं है कहीं? अमित जी, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता और हर चुनाव की अपनी एक रणनीति होती है, वह स्थानीय मुद्दों पर आधारित होती है और कोई भी एक कारण ना तो चुनाव जितवाता है ना चुनाव की हार का कारण बनता है। जितने भी उपचुनाव के परिणाम आए हैं, पश्चिम बंगाल और असम में हमारा खाता खुला है, तो वहां की रणनीति, वहां का कार्यकर्ता, वहां का विपक्ष की स्थिति, उन सब ने भी योगदान किया होगा राष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय नेतृत्व के अतिरिक्त। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में भी इसी प्रकार से मिले जुले कारणों से परिणाम आए हैं। प्रमुख हमको जो कारण लगा वो लगता है कि स्थानीय कारण ज्यादा हावी रहे और राष्ट्रीय मुद्दे और कारण कम हावी रहे होंगे। परंतु हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष आपकी भी विधानसभा के चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ही रहने हैं। मैं वही कह रहा हूं। कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोक दल है, हजका है, 10 पार्टीज हैं। आप इतनी आसानी से जिसको इतना उनको कमतर आंक रहे हैं। उदाहरण इसलिए कि अति आत्मविश्वास में तो इसी बात पर आ रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोकसभा चुनाव, हरियाणा के चुनाव को हल्के से नहीं ले रहे। थोड़ा सा ये और जोड़ना चाहूंगा कि नारनौद में आपको पूरे हरियाणा में बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नारनौद में आपका जो गठबंधन था हजका से, वहां पर इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुत भारी बढ़त बनाई थी। अब विधानसभा चुनाव में इनेलो की बढ़त को आप कैसे कम कर पाएंगे? यही बिल्कुल आपका जो सवाल में ही आपका उत्तर है कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को हम जीत करके आए, राजस्थान में जिन सीटों को हम जीत करके आए और वो स्थानीय कारणों से वो सीट आज मुद्दे बदल गए, तो परिणाम अलग प्रकार के आए। यही नारनौद के प्रश्न का उत्तर है कि लोकसभा चुनाव के समय में अलग प्रकार के कारण थे
अलग प्रकार के समीकरण थे। आज वो बदले हैं और वही मैंने कहा प्रश्न में ही उत्तर है। और हरियाणा प्रदेश के बारे में अमित जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा में 10 साल की कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो देश में वातावरण है, और हरियाणा ने भी उस वातावरण को एक बार लगभग बना करके रखा है। दूसरे जो दल हैं वह हरियाणा की राजनीति में कोई बहुत बड़ा अस्तित्व और वजूद नहीं बचा। वह केवल अपने परिवार और परिवार के लोगों के अस्तित्व और वजूद और हैसियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह सरकार बनाने के लिए नहीं, या सरकार के बना करके हरियाणा की 36 बिरादरी के हित के लिए नहीं, वह अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो रही है और विकल्प केवल मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है, परंतु हल्के में लेने का कोई विषय नहीं है। पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व सब एक होकर के एक एक सीट को जीतने की रणनीति बनाते हुए रणनीति में हम वही रणनीति हमारी आयोजना भी तो हो सकता है। कैप्टन साहब, आपने कहा नारनौद की जनता बहुत भोली है, समझदार है, सब अच्छी बात है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी कुछ कम समझदार नहीं है। वो एक मजे हुए नेता है। नारनौद में चुनाव कौन लड़ रहा है? कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता, या प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री? राजीव जी, नारनौंद के अंदर चुनाव, नारनौंद क्षेत्र की जनता ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। ठीक है। और वो समझते हैं कि अब नारनौंद के अंदर विकास की संभावनाएं अगर किसी के साथ हैं तो सबको परख लिया है। अब केवल अभिमन्यु और भारतीय जनता पार्टी के साथ में नारनौंद क्षेत्र का विकास हो सकता है। तब जब लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, जब उनका नुमाइंदा सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो वो क्षेत्र है, नारनौद का जो इलाका है, वो बहुत, वहां पर बहुत कभी भी कमल की खेती होना आसान नहीं रहा। आपने इतने बड़े, आप यहाँ पर हरियाणा की राजनीति के जानकार हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो आपके लिए तो किसी भी सॉफ्ट सीट से भी लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आपने इतनी टफ सीट को ही क्यों चुना? कहीं सॉफ्ट सीट से भी लड़ सकते थे जहां से आसानी से जीता जा सकता था। और बाकी प्रदेश में भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, उनके लिए भी आप काम कर सकते थे। अब आपने इतनी टफ सीट यहां पर चुन ली, अब नारनौद में घिर कर रह जाएंगे, तो कैसे निकलेंगे इस चक्रव्यूह से बाहर? मेरा घर मेरे लिए टफ नहीं हो सकता है, मेरा परिवार मेरे लिए टफ नहीं हो सकता है। वो मेरे लिए ठीक उस प्रकार से है जैसे एक छोटे बच्चे के लिए गर्मी, धूप और तकलीफ और कष्ट में मां की गोद होती है। नारनौंद मेरे लिए ठीक उसी प्रकार से है। तो नारनौंद में से बेहतर मेरे लिए सीट पार्टी चुन नहीं सकती थी। पार्टी के आदेश का पालन करता हूं और बड़ी खुशी से मैंने कहा, बड़े आत्मविश्वास से और अपने क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, अपने क्षेत्र की संभावनाओं को लेकर के नौजवानों के साथ से नारनौंद के अंदर जीत निश्चित है। और किसी भी सीट से लड़ता, पार्टी के जो आदेश हो प्रचार करने के लिए जितने समय और सीट पर लड़ते हुए दे सकता, आज भी उससे ज्यादा समय देने के लिए तैयार हूं। कैप्टन साहब, पार्टी के आदेश के इंतजार है। कैप्टन साहब, कुंडली दिखाई? मेरी कुंडली जो है, आपके बारे में तमाम सब राजनेता, कल ही बयान आया दिग्विजय सिंह चौटाला का कि उनकी कुंडली में तो जीत है ही नहीं। तो हमने कहा इस बार हम जा रहे हैं चक्रव्यूह करने, तो कैप्टन साहब से सीधा पूछ लेंगे कि भैया की कुंडली दूसरे तो देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, आपने खुद दिखवाई और उसमें क्या निकला सामने? मैं एक, क्षमा चाहूंगा, कर्म योग में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और प्रारब्ध का अपना स्थान है और कर्म और पुरुषार्थ का अपना स्थान है। कभी कुंडली देखने और दिखाने में मेरा विश्वास नहीं रहा। सम्मान सबका करता हूं, आदर करता हूं और हर प्रकार की साइंस को सम्मान करता हूं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता पर हमको विश्वास है, भरोसा है। किसी नौजवान की बात का मैं किस प्रकार से उसका उत्तर। अच्छा, वो आपकी कुंडली क्यों दिखवा रहे हैं ये तो बता दीजिए। वो देखिए, क्यों दिखवा? आज आपने कहा है क्या उनसे कि आज राजीव जी, मैं यकीन नहीं करता, आप दिखवा लो हमारी कुंडली। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं और एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और मुझे कभी कभी हैरानी होती है, कोई मुझ पर आरोप लगाते हैं मैंने किसी के पति को हरवा दिया, दुष्यंत चौटाला को जितवा दिया। आपने तो दुष्यंत के भाई मेरे अजीज छोटे, वो कहते हैं आप तो रिश्तेदारी में भी हैं, ऐसा भी कहते हैं, रिश्तेदारी में मेरे सबसे प्यार है। वो उनको नाराजगी कुछ और है। तो ये
रेणुका बिश्नोई ने तो यहाँ तक भी कहा, मैं कोई भूत नहीं, कोई बला नहीं, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। रेणुका बिश्नोई ने तो यहाँ तक भी कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी प्रोजेक्ट करे कैप्टन अभिमन्यु को, तो हम भी उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मेरी छोटी आपकी बहन भी, आपने भी, मेरी छोटी बहन है, उनके स्नेह को, उनके समर्थन के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी सहृदयता, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। कैप्टन साहब, आपकी व्यक्त कर रहे हैं, तब आप उन्हें नसीहत दे रहे थे कि जमीनी हकीकत समझो, गठबंधन ऐसे नहीं चल सकता। असली आभार तो तब होता जब आपने ये कहा होता कि नहीं, हम गठबंधन को लेकर आगे चलें। मित्र की दृष्टि से समीक्षा और एक सच्चे मित्र के नाते, एक सच्चे हितैषी के नाते, गठबंधन सहयोगी के लिए जो अच्छा हमको लगता था हमने कहा। आज भी मैं राजनीति में किसी भी विरोधी को तो शत्रु और दुश्मन की दृष्टि से नहीं देखता हूं। वो मेरे विचार के विपक्षी हैं, वो अपने दृष्टि से, अपने तरीके से समाज में काम करते हैं। तो आप संभावनाओं पर विश्वास रखते हैं? आपको लगता है कि अगर बहुमत से चूक जाती है बीजेपी 30 पर, 35 पर, 40 पर, जितने पर भी किसी भी आंकड़े पर अटक जाती है, तो ऐसी सूरत में वही हजका और यही इनेलो फिर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, मिलकर एक गठबंधन बन सकता है? शक्ति जी, कोई किसी गलतफहमी और मुगालते में ना रहे। हरियाणा की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है और इस बार हरियाणा की जनता ये तय कर चुकी है कि वो मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का उसको मजबूर नहीं होने देगी, उसको किसी बैसाखी का सहारा लेने के लिए विवश नहीं होने देगी और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ वो मजबूती देने का काम करेगी। हरियाणा की जनता पूरी शिद्दत और मजबूती के साथ ये दावा तो मोदी जी के साथ खड़ी है।